क्या 5 बेटियों का जन्म किसी परिवार के लिए खुशी होता है या बोझ? क्या बहनों के बीच का प्यार हर मुश्किल को आसान बना देता है या समाज की सोच उनके सपनों पर भारी पड़ जाती है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रसिद्ध लेखिका की एक बेहद संवेदनशील और दिल को छू जाने वाली कहानी 5 बहनें। ये कहानी आपको रिश्तों, संघर्षों और उन अनकहे भावों की दुनिया में ले जाएगी जिनसे शायद हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं। तो आइए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं और सुनते हैं अमृता प्रीतम की अमर रचना 5 बहनें। एक विशाल देश की बात है। एक दिन ठंडे बिल्लौरी जल ने जिंदगी के सुंदर अंगों को मलमल कर धोया। फूलों ने जी भरकर सुगंध लगाई और सातों रंग जिंदगी के लिए एक पोशाक ले आए। सूर्य ने अपनी किरणों से फूलों में रस भरा और जिंदगी ने अपनी आंखों में एक पूर्णता सी भरकर पवन से कहा, सुना है शताब्दी की 5 पुत्रियां हैं, जवान और सुंदर। हाँ, आज मैं उनके घर जाऊंगी, जिंदगी ने कहा। पवन हंस दिया। मेरे पास 5 सौगातें हैं, एक जैसी, मूल्यवान। मैं उन सबको एक एक सौगात दूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ? जैसी तुम्हारी इच्छा, पवन ने कहा। सबसे पहले 5 बहनों में से मैं बड़ी बहन के पास जाऊंगी। अच्छी बात है, परंतु उनके घर में खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं, बस एक ही दरवाजा है। उसका पति जब बाहर जाता है तो जाते हुए वह बाहर से दरवाजे में लोहे का ताला लगा जाता है और फिर जब घर आता है तो वही ताला बाहर से खोलकर घर के भीतर लगा देता है। तुम मुझे अपने अंदर भर लो, एक सुगंध की तरह। मैं तुम्हारे साथ उसके घर चली जाऊंगी। ना, सुगंधियों के साथ मैं भारी हो जाता हूँ। तब मैं किसी दराज में से भी भीतर नहीं जा सकता। जितने समय में मैं दीवारों को लांघ कर उसके घर जाता हूँ, उतने समय में तो मेरा अंग अंग टूटने लगता है। पवन जिंदगी को 5 बहनों में से सबसे बड़ी बहन के घर लेके गया। इस बड़ी दीवार पर तो बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं, सैकड़ों तस्वीरें, हजारों तस्वीरें। जिंदगी ने हैरान होकर देखा। ये दीवार सदियों से बनी हुई। जब भी इस घर में कोई स्त्री इन सीमाओं को लांघे बिना इस घर में मर जाती है तो इस देश के लोग उसकी तस्वीर इस दीवार पर बना देते हैं। इस घर की कोई भी स्त्री इन सीमाओं से बाहर नहीं आती। नहीं, कभी नहीं। इन दीवारों का नाम क्या है? जिंदगी ने पूछा। परंपराएं। कोई कुल की परंपरा है, कोई धर्म की परंपरा है, तो कोई समाज की परंपरा। मैं इस घर की स्त्री को एक बार देखना चाहती हूँ। सूर्य की किरणों ने भी कभी इस घर की औरतों को नहीं देखा। तुम भला कैसे देखोगी? ये 20वीं सदी है पवन, तुम कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ सदियां घर के बाहर से ही निकल जाती हैं। भले ही 10 सदियां इधर से उधर हो जाएं, इस घर में रहने वाले को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं उसके लिए भेंट लाई हूँ। तुम्हारी भेंट उस तक पहुंच भी जाए तो भी वह उसे हाथ ना लगाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया की सब चीजें उसके लिए वर्जित हैं। वह मेरी आवाज नहीं सुनेगी? नहीं, उसके कानों के लिए इस दीवार के बाहर से आने वाली सारी आवाजें निषिद्ध हैं। तुम भी क्या बातें करते हो पवन? आखिर वह जवान है। तुम वर्षों का हिसाब लगा रही हो, पर इस घर की औरत कभी जवान नहीं होती। वह जब बालिका होती है तभी उस पर बुढ़ापा आ जाता है। जिंदगी के पांव में एक कंपन सा हुआ और वह हारी सी, सहमी सी आगे की ओर चल पड़ी। यह शताब्दी की दूसरी पुत्री है, पवन ने कहा। कौन सी? वह सामने रेल की पटरी पर कोयले चुन रही है। 30 वर्ष की एक स्त्री ने बाएं हाथ से बगल के पास फटी हुई कमीज को दुपट्टे के पल्लू से ढांप लिया। दाएं हाथ से टोकरी में मुट्ठी भर कोयले डाले। कोई 10 गज की दूरी पर पड़ी हुई अपनी लड़की को देखा। लड़की के रोने की आवाज अब तीखी हो गई थी। स्त्री ने टोकरी को एक ओर रख दिया और लड़की को अपनी गोद में ले लिया। लड़की ने माँ की छाती पर कई बार मुंह मारा, पर उसे दूध का धोखा ना लग सका और वह फिर से चिल्ला कर रो पड़ी। जिंदगी ने समीप जाकर आवाज दी, बहन। स्त्री ने शायद सुना नहीं। जिंदगी और भी समीप आ गई, बोली, बहन। स्त्री ने अनजानी दृष्टि से एक बार देखा और फिर ध्यान दूसरी ओर कर लिया, जैसे सोच रही हो कि किसी और को आवाज दी है।
जिंदगी के अधर जैसे तड़प उठे। मेरी बहन। स्त्री ने तब उसकी ओर देखा और लापरवाही से पूछा, तुम कौन हो? मुझे जिंदगी कहते हैं। स्त्री ने फिर अपना ध्यान अपनी रोती हुई लड़की की ओर कर लिया, जैसे राह चलते की बात उसे क्या मतलब। मैं तुम्हारे देश आई हूँ, तुम्हारे शहर, तुम्हारे घर। देश, शहर और घर वाली बात जैसे उस स्त्री को समझ में ना आई। आज मैं तुम्हारे घर रहूंगी। स्त्री ने क्रोध से जिंदगी के मुंह की ओर देखा, जैसे जिंदगी को ये ना चाहिए था कि इस तरह व्यंग करें। लड़की को दूध क्यों नहीं दे रही हो? बेचारी रो रही है। स्त्री ने एक बार अपने सूखे हुए शरीर पर निगाह दौड़ाई, दूसरी बार लड़की के रोते हुए मुख पर। फिर भी वह समझ न सकी कि इस सवाल का क्या मतलब किया जाए। यदि उसके पास दूध होता तो बच्ची को दे देती ना। तुम्हारा घर कितनी दूर है? उस गंदे नाले के पार। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर वहां घर नहीं, फूस का छप्पर है। वही सही, पर वहां चारपाई कोई नहीं, बस 2 बोरियां हैं। और तुम्हारा पति? वह बीमार है। वह काम करता है? कारखाने में मजदूर था, पर पिछले वर्ष जब छटनी हुई थी तब उसे निकाल दिया गया था। फिर 1 वर्ष हो गया उसे बुखार आते। तुम्हारी ये एक पुत्री ही है? मेरा एक पुत्र भी है, पर वह कहाँ पर है? एक दिन वह भूखा था, बहुत भूखा। उसने एक अमीर आदमी की मोटर से सेब चुरा लिया था। पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। मैं तुम्हारे घर चलूं? पर तुम हो कौन? मुझे जिंदगी कहते हैं। मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कभी कभी छोटी उम्र में, छुटपन में तुमने कहानियां सुनी होंगी। मेरी माँ को बड़ी कहानियां याद थी। मेरा पिता किसान था, पर वह उन किसानों में से था जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती। मेरी बड़ी बहन के विवाह पर हमने कर्ज लिया था, जो हमसे वापस ना किया जा सका। साहूकार ने हमारा सब माल, हमारे पशु आदि सब कुछ छीन लिया था, और मेरा पिता कहीं दूर किसी रोजी की तलाश में चला गया। मेरी माँ को रात भर नींद ना आती थी। वह रात को मुझे जगाकर कहानियां सुनाया करती थी, शबूतों की, प्रेतों की, देवों की कहानियां। पर मैंने तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना। फिर तुम्हारा पिता क्या कमा कर लाया था? मेरी माँ कहा करती थी कि जब वह आएगा तो बहुत सा सोना लाएगा, पर वह कभी आया ही नहीं लौटकर। और स्त्री ने जरा घबरा कर कहा, तुम क्या करोगी मेरे घर जाकर? मैं जिंदगी और कुछ ना कह सकी। स्त्री कोयले की टोकरी थामे उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई हूं। जिंदगी ने रंग और सुगंध भरी एक पिटारी स्त्री के सामने रख दी। ना बहन, ये तुम अपने पास ही रखो। स्त्री ने जैसे भयभीत हो आंखें दूर हटा दी। ना बहन, कल पुलिस वाले कहेंगे तूने किसी की चोरी कर ली है। स्त्री शीघ्रता से अपने घर की ओर मुड़ी, पर थोड़ी दूर जाकर जब उसने देखा कि जिंदगी अब भी उसके पीछे पीछे आ रही है, तो वह डर कर थम गई। तुम लौट जाओ बहन, मेरे साथ मत आओ। मुझे बेगानों से बहुत डर लगता है। पहले भी एक बार एक जवान सा लड़का शहरी आया था। कहने लगा, मैं तुम्हारे पति को काम दिला दूंगा, तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा। पड़ोसियों से आटा मांगकर मैंने उसके लिए रोटी पकाई, पर जब मैं अपने पुत्र को देखने के लिए उसके साथ शहर गई तो रास्ते में वह स्त्री का अंग अंग जल उठा और वह बेतहाशा वहां से भाग गई। जिंदगी की आंखों में छलक रहे आंसुओं को पवन ने अपनी हथेली से पोंछ दिया। चलो, मैं तुम्हें तीसरी बहन के घर ले चलता हूँ। जिंदगी जब महल सरीखे एक घर के सामने से गुजरी तो पवन ने धीमे से उसके कान में कहा, यही है उसका घर। द्वार पर खड़े दरबान ने जिंदगी की राह रोक ली। दासी के हाथ भीतर संदेशा भेजा। जिंदगी बाहर प्रतीक्षा में खड़ी रही और जब उसे भीतर से इशारा हुआ तो वह उस दासी के पीछे कांच के कई द्वारों को लांघती, रेशम के कई पर्दे हटाती खास कमरे में पहुंची। सफेद मरमरी पत्थर की एक औरत की मूर्ति कमरे के एक कोने में खड़ी थी। पानी की फुहार उसके बदन को ढांप रही थी। सफेद मरमरी पत्थर सी एक और मूर्ति, एक और कोमल सी कुर्सी पर पड़ी थी।
रेशम के तार उसके बदन को ढांपने या का यलसा कर रहे थे। औरत की खड़ी मूर्ति में से तो कोई आवाज नहीं, पर औरत की बैठी हुई मूर्ति में से आवाज आई। तुम कौन हो? मैं पहचान नहीं पाई। जिंदगी ने भौचक सी चारों ओर देखा, पर वहां कोई स्त्री ना थी। तब उसने सामने खड़ी हुई मूर्ति को हाथ लगाया। वह पत्थर सी सख्त थी। जब जिंदगी ने बैठी हुई मूर्ति को स्पर्श किया, वह रबड़ सी मुलायम थी। मुझे जिंदगी कहते हैं, जिंदगी ने धीरे से कहा। याद नहीं आ रहा, ये नाम नहीं सुना हुआ प्रतीत होता है। शायद छुटपन में किसी पुस्तक में पढ़ा था। पुस्तक में? हाँ, मुझे याद आ गया। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। वह गीत लिखता था। एक बार उसने मुझे अपने गीतों की एक किताब दी थी। उसमें ये नाम आया था। अब वह कहाँ रहता है? गरीब सा लड़का था, पता नहीं कहाँ रहता है। और उसकी किताब? इस नई कोठी में आते समय पुराना सामान मैं साथ नहीं लाई थी। ये सारा सामान हमने नया खरीदा है। बहुत महंगा खरीदा है। गैरापति देश का बहुत बड़ा व्यक्ति है। अब के चुनाव में भी मुझे आशा है वह फिर बड़ा व्यक्ति चुना जाएगा। हम सब जब भी चाहें ऐसा या इससे भी अच्छा सामान खरीद सकते हैं। रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की मूर्ति ने मेज पर रखे हुए फल जिंदगी की ओर बढ़ाए। फलों को छूते ही जिंदगी को उनमें से एक गंध सी अनुभव हुई। मैंने अभी मजदूरों से ताजे फल तोड़वाए हैं। दासी ने शायद धोए नहीं हैं। मजदूरों के हाथों की गंध आती होगी। आज गर्मी है ना? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं आज। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें बाहर ठंडी और खुली हवा में ले चलती हूँ। जिंदगी ने एक सांस भरकर। नहीं नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती। अपनी श्रेणी से बाहर के लोगों में उठने बैठने से हमारा आदर नहीं रहता। असल में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, कुछ कसर रह गई थी। कभी कभी मुझे दर्द होता है। जिंदगी ने उठकर उस रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की भुजा पकड़ी, फिर उसके बदन पर हाथ रखा। तुम्हारा दिल क्यों नहीं धड़कता? पत्थर की तरह खामोश और ठंडा है। यही तो कसर रह गई है। मेरा पति कहता है कि जब हम किसी बाहर के देश जाएंगे, शायद अमेरिका, वहां के डॉक्टर बड़े कुशल हैं। मेरा ऑपरेशन शायद फिर होगा। किस बात का ऑपरेशन? जब कोई लड़की बड़े घर में ब्याह कर आती है, विवाह की पहली रात को देश के कुशल डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। वह बड़े घरों की रीति है। विवाह की रात को ऑपरेशन? हाँ। उस लड़की के बदन को चीर कर उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं। उसकी जगह स्वर्ण की एक शिला रख देते हैं। बड़ी सुंदर शिला, बड़ी मूल्यवान होती है। मेरे ऑपरेशन में थोड़ी सी कसर रह गई थी। कभी कभी कसक सी उठती है। इन चुनावों में मेरा पति यदि जीत गया तो हम आगामी मास में हवाई जहाज द्वारा बाहर जाएंगे। फिर ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति ने कहा है कि आजकल किसी से कोई चीज नहीं लेनी है। चुनाव निकट आ गए हैं और देश की बड़ी बड़ी मिलों में हमारी पत्ती है। हमें ये छोटी छोटी चीजें लेने की क्या आवश्यकता है? टेलीफोन की घंटी बजी और रबड़ जैसी मुलायम स्त्री ने टेलीफोन में 2-3 मिनट बात करके पास बैठी हुई जिंदगी से कहा, बहन, तुम्हें यदि मुझसे कोई काम है तो कभी फिर आना। इस समय मेरा पति और उसकी पार्टी के कुछ लोग घर आ रहे हैं। पवन ने जिंदगी का हाथ थाम लिया और उसे बाहर सहारा देकर चौथी बहन के घर ले आया। बड़ा साधारण सा घर था, पर घर के द्वार के सामने एक चमकती हुई गाड़ी का मुंह आंखों को चौंधिया रहा था। संध्या होने वाली थी। जिंदगी ने घर की सीमा लांग कर भीतर की ओर झांक कर देखा। 22-23 वर्ष की जवान स्त्री एक बालक को थपकी देकर सुला रही थी। कमरे में सारा सामान मुश्किल से गुजारे लायक था, तो भी युवती के वस्त्र झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जिंदगी ने धीरे से द्वार खटखटाया। कौन? धीरे से युवती दहलीज के पास आई। बच्चा जग जाएगा। तब युवती ने चौंक कर कहा, तुम? उसके बोल लड़खड़ाए। मुझे जिंदगी कहते हैं। मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है? मैं सारी उम्र तुम्हारी परछाई के पीछे भागती रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है। तुम चली जाओ। जहाँ से आई हूँ वहीं लौट जाओ। देख नहीं रही हो मेरे द्वार पर शाप की एक और रेखा खिंची हुई है। इस रेखा को तुम नहीं लांघ सकती। इस रेखा को मिटा नहीं सकती। तुम चली जाओ, चली जाओ।
युवती की सांस फूल गई। मेरी अच्छी बहन? बहन? मैं किसी की बहन नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं। और ये तुम्हारा बच्चा? जिंदगी ने कमरे में सोए हुए पड़े बच्चे को देखा। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा? मेरा बच्चा, पर इसका बाप कोई नहीं है। मतलब? मैं समझी नहीं। जब मेरे देश में आज़ादी की नींव रखी गई थी, उसकी नींव में मेरी हड्डियां चुनी गई थी। जब मेरे देश में स्वतंत्रता का पौधा लगाया गया था, मेरे रक्त से उस पौधे को सींचा गया था। जिस रात मेरे देश में खुशी का चिराग जलाया गया, उसी रात मेरी इज्जत और आबरू के पल्लू को आग लगी थी। ये बच्चा उसी रात की निशानी है, उसी आग की राख है, उसी जख्म का दाग है। ओह मेरी दुखी बहन। फिर मेरी सब बारातें उस एक रात जैसी ही हो गई। मैं तुम्हारे सपने देखा करती थी। मैं सोचती थी तुम मेरे कुंवारे सपनों को मेहंदी लगाकर रंग दोगी। मेरी माँ के सहन में देश के गीत गाए जाएंगे और मैं अपने कानों से शहनाई की आवाज सुनूंगी। मेरे गांव का एक जवान लड़का मेरे सपनों का राजा था। मैं तुम्हारी परछाई से खेलती फिरती थी। जब मेरा गांव लुटा, मेरा पिता बुरी तरह से मारा गया, मेरे भाई मारे गए और मुझे एक सांप ने काट लिया। फिर एक और सांप ने, एक और सांप ने, फिर एक और सांप ने। मनुष्य जैसे मुंह वाले ये कैसे सांप हैं जिनका काटा कोई मरता तो नहीं, पर उम्र भर उनका विष जलता रहता है। फिर मैंने तुम्हारी एक और परछाई देखी। मेरे देश के लोग कहने लगे, इन सांपों से मुझे बचा लिया जाएगा, इनका जहर मेरे शरीर में से एक दूर कर दिया जाएगा। मैं फिर पहले जैसी भोली और स्वच्छ लड़की बन जाऊंगी। मैं भागी, तुम्हारी परछाई के पीछे भागी, पर ये सब झूठ था, सब झूठ। मेरे सपनों के राजा ने मुझे स्वीकार न किया, मुझे अपने घर की सीमाओं से वापस लौटा दिया। मैं फिर उसी विष में जलने लगी, उन्हीं सांपों जैसे, और सांप मेरे इर्द गिर्द लिपट गए। बाहर वह गाड़ी खड़ी देख रही हो, कितनी चमक रही है। वह एक बहुत बड़े सांप की मोटर गाड़ी है। आज रात ये मुझे काटेगा। जिंदगी बोल न सकी। उसके हाथों में जो सौगात थी वह उसके आंसुओं से भीग गई। ये तुम क्या लाई हो सौगात? मेरे लिए? देख नहीं रही हो मेरा सारा शरीर विष से बुझा हुआ है। मैं जब तुम्हारी सौगात को हाथ लगाऊंगी वह भी विषैला हो जाएगा। ये सुगंधियां, ये रंग, मेरे रोम रोम में विष रचा हुआ है। विष, विष। पवन ने बेसुध जिंदगी के मुंह पर अपने वस्त्र से हवा की और अब जिंदगी को कुछ सुध आई। पवन ने उसे पांचों में से सबसे छोटी बहन के घर ले गया। 20 वर्ष की एक मानवीय युवती के आसपास बहुत सी पुस्तकें, साज और रंग बिखरे पड़े थे। जिंदगी ने सुख की एक सांस भरी। सामने बैठी हुई उस युवती ने अपनी उंगली से साज के तार को छेड़ा और एक मीठा सा गीत वातावरण में बिखर गया। युवती गाती रही, उसकी आंखों में सितारों जैसे आंसू चमक रहे थे और फिर उसने रंगों की बारीक रेखाओं से कागज पर बड़ी रंगीन तस्वीर बनाई। जिंदगी का दिल चाहा कि उस युवती के कलाकार हाथों को चूम ले। स्वर, शब्द और चित्रों का एक जादू वातावरण में घुल गया। जिंदगी ने एक गहरी सांस भरी और हाथ में रंग और सुगंध की पटारी लिए आगे बढ़ी। युवती ने आंखों में एक अचंभा सा भर गया। मुझे मालूम है, युवती बोली, पर उसके स्वागत के लिए उठकर आगे ना बढ़ी। अचानक जिंदगी के पांव अटक गए। लोहे के बारीक तार कमरे के दरवाजे के सामने ऊंचे उठ रहे थे। मैं इस समय तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती, युवती ने सिर झुका दिया। क्यों? जिंदगी हैरान थी। यदि तुम रात को आओ जिस समय मैं सो जाऊं मेरे सपनों में, या फिर जाग ही रही हूं मेरी कल्पना में, मैं तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करूंगी, बहुत कुछ सुनाऊंगी। वैसे मैं नित्य तुम्हारी परछाई पकड़ती हूँ। ये देखो, इन रंगों से मैंने तुम्हारा आंचल बनाया है। इन तारों के स्पर्श से मैंने तुम्हारे गीत गाए हैं। इस लेखनी से मैंने तुम्हारा प्यार की कहानियां रची हैं। आज जब मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, तुम धीरे, बहुत धीरे, मेरे घर की सभी दीवारों में छेद हैं। सैकड़ों और हजारों आंखें मेरी रखवाली करती हैं।
उधर देखो, उन छेदों में तुम्हें हर एक छेद में से 2 भयानक आंखें दिखाई देंगी। ये आंखें लावे से भरी हुई हैं और एक एक जबान इनमें से सैकड़ों तीर निकलते हैं। यदि मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं, तुम्हारे पास, इतने तीर अभी मेरी रंग भरी प्यालियों को उल्टा देंगे, मेरे साज के तार उलझा देंगे, मेरे गीत के एक एक स्वर को बीन देंगे। और इन आंखों का लावा, पर ये लोग तुम्हारे गीत सुनते हैं, तुम्हारी कहानियां पढ़ते हैं, तुम्हारे चित्रों को देखते हैं। यहाँ के कलाकार तुम्हारी बातें कर सकते हैं, तुम्हारा मुंह नहीं देख सकते। और जो तुम्हारा मुंह देख ले उसे मंसूर की मौत की सजा दी जाती है। अब तुम चली जाओ जिंदगी, कोई देख लेगा। मेरे सपनों के अतिरिक्त ऐसी कोई स्थान नहीं जहां मैं तुम्हें बिठा सकूं। मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई थी, ये भी उसी समय लूंगी। जरूर आना, मैं 7 स्वर्ग रचाऊंगी। तुम आना, तुम्हारी सौगात अपने स्वर्ग सजाऊंगी। तुम जरूर आना। और फिर सुबह उठकर मैं तुम्हारे प्यार का गीत लिखूंगी, तुम्हारे रूप का चित्र बनाऊंगी, तुम्हारी सुंदरता के गीत गाऊंगी। पर अब तुम चली जाओ, कोई देख लेगा। और युवती ने जिंदगी की ओर से मुंह फेर लिया।